नमस्कार दर्शक मित्रों, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं किरण कंसारा, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ, डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। उभरता गुजरात का जो प्रोग्राम है, जीना इसे कहते हैं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलाना चाहेंगे दो महिलाएं जिन्होंने कोरोना समय में भी एक सामाजिक कार्यकर के रूप में जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और वो खुद संघर्ष करके, जो संघर्ष दूसरी महिलाएं कर रही है उसको हेल्प करके वो एक दृष्टांत आपको देना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम आपसे बताना चाहेंगे। उनकी जुबानी से आप सुने उनकी कहानी। तो आइए मिलते हैं मित्तल पटेल जी से, जो सामाजिक कार्य कर रहा है। थैंक यू। और गिरिजा सुतरिया जी, वो भी एक महिला है, वो भी सामाजिक कार्य करता है। आप पहले मैं मित्तल जी आपसे सुनना चाहूँगा कि आपका बचपन और आपका एजुकेशन किस तरीके से गुजरा, और उसके बारे में ज़रा बताइए। सर थैंक यू सो मच कि आपने आपकी जो चैनल है हमें इनवाइट किया, हमारा काम आप अप्रिशिएट कर रहे हो। सर बचपन तो मेरा नाना के साथ और नाना नानी के साथ बीता है। मेरे नाना एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट थे। कई समाज के ऐसे कुरिवाज हैं उन पर उन्होंने फोकस किया है, उनका विरोध भी करते थे। हमारे घर में जब मैं छोटी थी तब ऐसे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती थी। पहले तो ऐसा लगता था कि क्या है, कैसे है, क्यों है, पर हमारे घर में कई सारी बुक्स भी पढ़ी रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बड़े होकर कुछ करना है, क्या करना है वो पता नहीं। और बाद में मैंने बीकॉम किया और एलएलबी किया। एलएलबी में भी जब प्रिंसिपल ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप एलएलबी क्यों करना चाहते हो, तब मैंने उनको बताया कि मुझे वुमेंस के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। तो उन्होंने बताया कि क्या काम करना चाहती हो महिलाओं के लिए। तब मेरे पास कोई विज़न ही नहीं था कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और बाद में मैं आगे बढ़ती गई। मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी किया है और आगे मैं पढ़ती रहती हूँ। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स भी किया है। तो एडवोकेट क्यों नहीं बने? सर मैं कोर्ट में गई थी। हाँ, कोर्ट में गई थी मैं, और काम भी मैंने सीखा था। कई मेरे दोस्त जो है हाई कोर्ट में है, कोर्ट में है, तो वो कहते हैं कि आप कोर्ट में आओ, आप ऐसा काम क्यों करते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अच्छा कमा सकते हो। लेकिन मुझे काम करना था महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारे घर में बचपन से ही ऐसा माहौल था कि हमें समाज के कई ऐसे नियम है जो हमें तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भगवान ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, तो अच्छी तरीके से हमें जीना चाहिए। ऐसा मेरे नाना ने मुझे बचपन में ही सिखाया था, और वो गांठ बन गई थी कि जीना है तो अच्छी तरीके से ही जीना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाकर जीना है। तो ऐसे करते करते मैं पढ़ती गई और आज मैं अच्छे मुकाम पर हूँ। और सोशल एक्टिविटी भी करती हूँ, बच्चों के लिए काम करती हूँ, बड़ों के लिए काम करती हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ, बूढ़े के लिए काम करती हूँ। सही है। तो गिरिजा बहन, मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ आपका स्कूल लाइफ और जो बचपन का जो भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो एजुकेशन वगैरह बारे में आप बताइए। बचपन में तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरे बाबा टीचर थे और उनके स्कूल में मैं पढ़ लिया करती थी। फिर बाद में
तो आपको डांट ज्यादा नहीं मिलेगी। नहीं, पापा भी डांटते थे। और फिर ये सब करते ही पढ़ाई की, और फिर पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ऐसा था। और वो टीचर थे, इसलिए घर में भी ऐसा ही माहौल होता था। फिर समाज में जाते थे तो वहीं पे भी महिला और पुरुष के बीच में डिफरेंस दिखता था। तो ऐसे जैसे बड़े होते गए ऐसे लगा कि इसमें है क्या कि इतना डिफरेंस करते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक एनजीओ में मैंने काम शुरू किया। फिर उसमें लगा कि नहीं, महिलाओं पे ज्यादा हिंसा हो रही है। नहीं, मगर उसमें आपने पहले एजुकेशन तो कुछ किया होगा ना? नहीं, मैंने 12th क्लियर किया। हाँ, अच्छा। 12th क्लियर किया। और फिर मैंने सोचा, मैं तो ऐसे ही एनजीओ में जाती थी, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा इसलिए। और फिर वहाँ जाके हमारे फील्ड वर्क होता था, तो मैं फील्ड करने जाती थी। वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा है कि उन पर हिंसा हो रही है। और वो महिलाएं ऐसा सोचती है कि वही हमारा काम है कि वो पति हमें मारे और हम मार खा ले, कुछ आवाज ना करे। और फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, लीगली कुछ करना है। और फिर मैंने LLB स्टार्ट किया। फिर पापा ने भी सारा ऐसा सपोर्ट किया। और फिर मैंने LLM की, और अभी यहाँ पे सोशल वर्कर पे काम कर रही हूँ। तो आपने जो एजुकेशन किया जिस तरीके से, वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि पहले छोड़ दिया, पहले सोचा भी नहीं था, और आगे फिर LLM तक पढ़ा, तो वो भी आपके लिए अच्छा है ना। तो इस फील्ड में भी आपको ये सपोर्ट मिलता होगा कि किस तरीके से केस आते हैं, किसको कैसे सुलझाना चाहिए, वो भी आपके लिए। तो आप भी एडवोकेट क्यों नहीं बनी? नहीं, मुझे पहले से भी ऐसा ही था। मैंने LLB ज्वाइन किया तब मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं एडवोकेट पे एडवोकेट बन के काम करूंगी। पर ऐसा ही था कि मैं लीगली जो मैं कायदा है वो जान के और ये महिलाओं को हेल्प करूंगी। गितल बहन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कौन सी संस्था से जुड़े हैं, और वो संस्था क्या काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है, और आपका कितना समय वहाँ व्यतीत होता है, वो सब आप बताइए। सर, मैं सखी वन स्टॉप सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, और वो सखी वन स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक सेंटर है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये ओपन हुआ है, सेंटर गवर्नमेंट से ओपन हुआ है। और पूरे भारत में कई ऐसे सेंटर हैं। अहमदाबाद में एक सेंटर है जो सिविल हॉस्पिटल में है। वहाँ पे घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं आती है उनको हम सपोर्ट करते हैं। मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अगर कोई ऐसी महिला आती है कि उन पे डोमेस्टिक हुआ है, रेप हुआ है या छेड़ती हुई है, तो ऐसी महिला जब आती है तो हम उसको सपोर्ट। आपको कैसे मालूम पड़ता है कि वो महिला आपका कांटेक्ट करे? सर, 181 जो महिला अभय हेल्पलाइन है वो सेंटर में लाते हैं। पुलिस स्टेशन से भी कई महिलाएं आती है, सीधी भी कई महिलाएं आती है। मेरे हिसाब से मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि 181 जो गवर्नमेंट ने जो निकाला है नंबर, वो महिला हेल्पलाइन के लिए है। जो महिला पीड़ित होती है वो महिला पहले वहाँ फोन करती है, फिर उनके साथ काउंसलिंग करके वो जानना चाहती है कि कौन से आपको प्रश्न है, या आपका कौन से दर्द है, या कोई भी जो चीजें वो जानना चाहेंगी, फिर आपके साथ वो कांटेक्ट करेंगे। ऐसा है ना सर? 181 महिला अभय हेल्पलाइन है। अगर कोई पीड़िता के साथ घर में मारपीट हुई तो वो उस नंबर पर कॉल करती है, और वहाँ पे वो गाड़ी पहुँचती है। घर में क्या मामला है, कैसा है, अगर मारपीट की है तो जो वुमेन्स होती है वहाँ पे नहीं रहना चाहती है, बात हद से गुजर गई हो और घर में बहुत ही अच्छा माहौल नहीं है, तो कुछ अनबन होने की संभावना ज़्यादा है, तो वो महिला वहाँ पे नहीं रहना चाहती है। तो इसीलिए वो महिला को लेकर सखी वन स्टॉप सेंटर में आते हैं। और दूसरे मैं आपको बात बता दूं कि अगर घर पे महिला आती है, पीड़ित महिला के घर पे, तो पुलिस ड्रेस में आती है, तो आजू बाजू में थोड़ा दहशत होता है। तो मुझे लगता है कि 181 में सिविल ड्रेस है सर, वहाँ पे सिविल ड्रेस है, और महिला कांस्टेबल का जो माहौल जो होता है वो ही ड्रेस रहता है। और घर में सर अगर हिंसा हुई है किसी औरत के साथ, तो वो आवाज नहीं करेगी, तो वो दबकर मर जाएगी। और हमारे देश में कई महिला ऐसी है जो डोमेस्टिक वायलेंस होने की वजह, हिंसा होने की वजह से अपने आप को वो ख़त्म कर देती है, आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो मैं इसीलिए जानना चाहता था कि जो सिविल ड्रेस और पुलिस ड्रेस में इसलिए फ़र्क होता है कि कोई महिला ऐसी होती है
कि भाई मेरे घर पे पुलिस आ गई, वो नहीं चाहिए। तो उससे इसीलिए जो गवर्नमेंट ने ये निकाला कि भाई आप सिविल ड्रेस में रहिए, तो जिसकी वजह से उसको भी कोई एतराज नहीं हो, आजू बाजू वाले को भी पता नहीं चलेगा कि ये पुलिस वाला है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से भी हो सके। सर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मामला हद से जब गुजर ही जाता है तब 181 का कॉल करते हैं, और पुलिस आई तो थोड़ा समाज में अवेयरनेस भी होनी चाहिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, पुलिस का देखने का हमारा नज़रिया, जो हेल्पलाइन नंबर को देखते हैं हम, तो वो नज़रिया भी हमें बदलना चाहिए। अगर हिंसा हुई है तो हमें आवाज़ करनी ही चाहिए। अगर नहीं कर पाती, ऐसी कई वुमेन्स होती है जो घबरा जाती है, डर जाती है। हमें भी कई ऐसे जो परोक्ष व्यक्ति होते हैं कि मेरे घर के सामने एक औरत है, उन पर हिंसा होती है, वो बोल नहीं पाती है। वो ऐसे भी कई केसेस हमारे वहाँ पे आते हैं कि जो एक पड़ोसी होती है वो दूसरी पड़ोसन को लेकर आते हैं कि तुम सेंटर में जाओ, तुमको क्या दिक्कत है, अगर मुझे नहीं बता पाती हो तो इन लोगों को बताओ। और इसमें फायदा ये भी है कि कोई भी आदमी बोल सकता है कि भाई इस महिला पीड़ित है तो आप उस पर हेल्प कर दीजिए, और वो नाम वगैरह बताने भी नहीं चाहिए। तो वो भी उसमें वो गुप्त रहता है, वो नाम डिक्लेयर नहीं होता है। तो उसके लिए थोड़ा कुछ डिटेल में ज़्यादा बताइए, क्योंकि किसी को आज की तारीख में महिला 181 क्या कर रही है वो मालूम नहीं है। दूसरा, पुलिस स्टेशन में महिला सी टीम है, उसका काम है वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो एक किस तरीके से ये लोग, पुलिस जो है आपके साथ है, मगर आपके साथ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका कार्य जो है आज की तारीख में वो पब्लिक को मित्र बनाने की कोशिश है और उस साथ में आने की कोशिश है, उसके बारे में ज़्यादा बताइए। सर, हमारा जो सेंटर होता है वहाँ पे जो कोई पीड़िता महिला आती है तो हम उनको 5 प्रकार की सेवाएं देते हैं। वो आश्रय देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मारपीट हुई तो हम मेडिकल की सुविधा देती है। अगर कोई महिला को FIR करवानी है तो हम उसको FIR करवा देते हैं। लीगल एडवाइस, अगर उसको कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो भी देते हैं। तो हम 5 प्रकार की उनको सेवा देते हैं। साथ में सी टीम की अगर हम बात करते हैं तो सी टीम जो महिला जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक बनाई गई टीम है। उनका जो होता है कि अगर छेड़ती हुई है तो कोई महिला छेड़ती हुई तो क्या करेगी, तो वो 100 नंबर पर कॉल करेगी। तो सी टीम इसीलिए बनाई है कि जो महिलाओं की टीम है उसमें पुरुष भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष भी कॉल कर सकते हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ तो। महिलाओं जब सी टीम का कांटेक्ट करती है तो वो टीम उन पर पहुंचती है, उनके वहाँ पे पहुंचती है, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। FIR नहीं हुई है तो उन पर भी हेल्प करती है। अगर कोई बूढ़े इंसान जो है, सीनियर सिटीजन है, वो अकेले भी रहते हैं ज़्यादातर, बच्चे, गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर बच्चे फॉरेन में सेटल है तो वो हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े हो गए, उनको कोई नीड ज़रूरत है, अगर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं तो सी टीम के जो लोग होते हैं उन पर घर पे जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। और हम भी काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं अगर वो हमारी सपोर्ट लेना चाहे तो। और हमारे वहाँ पे भी सी टीम आती है और हम साथ में मिलकर भी काम करते हैं। कोई ऐसे केसेस हुए तो हम उनको बताते हैं कि इस एरिया में ऐसी कोई घटना है, तो वो सर्च करके उनको भी हेल्प करते, हमें भी जान करते, हम भी उनको हेल्प करते, वो हमें हेल्प करते। और 181 की अगर बात करें तो 181 महिला अभयम हेल्पलाइन है। अगर कोई पीड़िता ने उन पर कॉल किया, अगर किसी नाम नहीं बताना चाहती है, त्राहित व्यक्ति भी कॉल कर सकता है, नाम नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो गुप्त रहता है। वहाँ पे सी टीम पहुँचती है, पूछताछ होती है कि क्या हुआ। अगर जिस पर हिंसा हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस जिन औरत पर हुआ है, अगर वो बोले तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। पहले तो उनको ही बोलना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम उनको सक्षम कर सकते हैं। आवाज़ करो, ऐसी हम हिम्मत दे सकते हैं। हमारे वहाँ पे जो भी महिला आती है हम उसको तैयार करते हैं कि समाज में वो पुनः स्थापित होए, अपनी ज़िंदगी वापस शुरू करे। कई ऐसी वुमेन्स होती है कि जो आत्महत्या करने के लिए गई है, कैनाल पर गई है, वो बच्चे को लेकर कैनाल पर खड़ी है, तो हाँ, जैसे कई लोग जो अवेयर होते हैं वो कॉल करते हैं, 181 में कॉल करते हैं, 100 नंबर पर कॉल करती है। जो कई आत्महत्या निवारण जो हेल्पलाइन है उन पर कॉल करते हैं, तो वो वहाँ पे जाते तुरंत तो महिला नहीं आती है। 181 जो हेल्पलाइन अभयम हेल्पलाइन है उसमें काउंसलर भी होते हैं, उनसे बात करते हैं, उसको समझाते हैं, हमारे सेंटर में लाते हैं, हम उसको जीना चाहिए, हम उसका काउंसलिंग करते हैं और बाद में वो पुनः स्थापित होता है। काफ़ी दिनों से मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, उसमें न्यूज़पेपर में 181 का भी काफ़ी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी महिलाओं को बचाया भी है और काफ़ी महिलाओं को जो उनके
पीड़िता है, सपोर्ट किया है, इस तरीके से आगे बढ़ गए। मुझे ये भी जानना है कि जो गुजरात की जो महिला आयोग है, जो महिला आयोग के सचिव है, मुझे लगता है लीलावती बहन अंकोलिया जी है, तो उनके अंडर में 33 जिला है, 33 जिला में 33 महिला कोर्ट है। वो महिला कोर्ट में कब जाना पड़ता है, किस तरीके से जाना पड़ता है, वो लोग क्या करते हैं, आपके पास जो पीड़ित आती है उसके पास कब जाएगी, उसको कैसे न्याय मिलेगा, वो जरा ज़्यादा बताएंगे तो मुझे लगता है जो यहाँ दर्शक मित्रों में से जो महिलाएं हैं तो उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार के गुजरात सरकार में हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, हम बताते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के प्रति काम करते हैं, संवेदनशीलता भी रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पर कई सारे न्याय नहीं मिलते। अगर कोर्ट में गई तो उस कोर्ट में न्याय मिलता है, काउंसलिंग भी होती है, लेकिन अगर उसके साथ डोमेस्टिक हुआ है, मारपीट हुई है, तो वो कहाँ जाएगी? पुलिस स्टेशन में जाएगी, तो वहाँ पे तो एफआईआर लिखेगी, एफआईआर लिखने के बाद वो मेडिकल में आएगी, तो उसको घूमना पड़ता है। और हमारे सखी वन स्टॉप सेंटर में जो आएगी महिला, तो उसको एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिलती है। हाँ, हम उसको सपोर्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो महिला जो कोर्ट है वो अलग जगह, हाँ, वो अलग, वो डायरेक्ट जाएगी। हाँ, अगर न्याय चाहिए वो जा सभी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचा, एक ऐसा विचार प्रस्तुत हुआ कि एक ही जगह पर महिला आए तो उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इसीलिए सखी वन स्टॉप सेंटर ओपन हुआ है। पहले छत्तीसगढ़ में था, पूरे भारत में है, बहुत सारे सेंटर है। गुजरात में 33 जिलों में भी सेंटर है, कार्यरत है, और कई सारे केसेस भी वहाँ पे आते हैं और हम उसको हैंडल करते हैं। मैं इससे भी थोड़ा ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि जो कोर्ट मैटर होती है, जो महिला कोर्ट में जाता है, तो उसकी जो प्रोसीजर होती है, मुझे लगता है जजमेंट आने में काफी दिनों लग जाता होगा, काफी साल भी गुजर जाते होंगे, तो पीड़िता को न्याय नहीं मिलता होगा, उसको न्याय पर विश्वास भी उड़ जाता होगा। तो मुझे लगता है कि आपकी जो संस्था है सखी, इसमें सब चीजें शामिल है और उनके साथ में मिलकर उसका जो प्रश्न है आपको निवारण कर सकते हैं, तो वही बेटर रहेगा ना। सर, आपने बहुत ही क्वेश्चन ऐसा पूछा कि कोर्ट में जाने की बात करते हैं। कई महिला होती है जो कोर्ट में जाने के बाद खुद परेशान हो जाती है, क्योंकि न्याय नहीं मिलता है। न्याय देते हैं तो देर लगती है, हमारी जो न्याय प्रणाली है थोड़ी धीमी है, इसीलिए वो डिप्रेशन में भी आ जाती है, अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करती है और जीना, उसको आपका जो शो का नाम है जीना, तो वो जीना भी छोड़ देती है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को वो पीछे छोड़ जाती है। हमारे वहाँ पे कई महिलाएं जो आती है पुलिस स्टेशन से जाने से डरती है, वो आती है जब पीड़िता होती है तो वो बोलती है कि मेरे पति को बुलाओ, जिनसे वो उसे प्रॉब्लम है उसको बुलाने की बात करती है। तो हम उसके साथ पहले काउंसलिंग करते हैं कि दिक्कत क्या है, क्या सोच रही है, उसकी सोच क्या है, वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं उसको बोलना बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता और सुनने वाला नहीं मिलता, इसीलिए वो बहुत ही अपने आप में झुझुमती रहती है, संघर्ष ज़्यादा उनको हो रहा है। अगर कई महिलाएं आती है एफआईआर करने की बात नहीं करती, हम उसका सजेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो जैसा न्याय चाहिए हम उसका देने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट टाइम में उसका निकाल आ सकता है। कई बात ऐसी होती है कि जो बात करने से भी सॉर्ट आउट हो सकती है। हस्बैंड वाइफ में भी कई झगड़े होते हैं, लेकिन बात कर ले तो उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ऐसी कई केसेस होते हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं। साथ केस के बारे में बात करेंगे तो दर्शक मित्रों को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। सर, एक वुमन्स आई थी, सुनने की बात कर रही हूँ, वो क्वालिफाइड थी, अपने बच्चे को लेकर आई थी और स्कूल में टीचर भी थी। क्वालिफाइड वुमन्स आती है, वो थोड़ा दुख की बात है, यस, तो वो आई, उनके साथ मैंने बात की। पहला तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आपके सेंटर में आना चाहती हूँ, तो मैंने बोला कि आप आ जाओ, क्या दिक्कत है कि मैं आपको मिलकर बताऊंगी। वो आई अपने बच्चे को लेकर, बहुत ही अच्छे घर से थी, फैमिली बैकग्राउंड भी रिच था, बहुत अच्छा था, और सारे बैकग्राउंड जानने के बाद मैंने बात भी की उनसे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो कंटिन्यूस 4 कलाक बहुत सारी बातें बोली, कंटिन्यूस। हम दोनों ने उनको सुना, सिर्फ सुना, क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं।
सुबह जॉब चली जाती है, 2 बच्चे हैं उनको हैंडल करती है, घर में पेट है उनको भी पालती है, सास ससुर भी है, पति भी है। पति सुबह जाता है नौकरी के लिए, शाम को आता है और रात को वो मोबाइल पर लगा रहता है, तो उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए वो बहुत ही अंदर से बहुत ही टूटी हुई थी और रो भी इतना रही थी। हमने उसको खाना दिया, बात की, उनको बताया कि हमें आपके पति के साथ बात करें, ससुर के साथ बात करें, तो उन्होंने बताया कि अगर बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। मुझे मैंने उनको सपोर्ट किया कि आपको जो बोलना है वो निकाल दो, अगर हेल्प की ज़रूरत हुई तो हम आपको आधी रात को भी हेल्प कर सकते हैं, आप ये नंबर है, ये नंबर पर कॉल करना। तो उन्होंने जो भी बात बताई हमने सिर्फ सुना, उनको हमें बताया कि आप अपने आप को जियो। वो 4 कलाक रही, खाना खाया, बच्चे को रही और वो सामने से वो आके बोली कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैंने उनको बताया कि आप श्योर हो आपके घर जाना चाहती हो? कि हाँ मैं श्योर हूँ। मैंने बोला कि घर जाके आप हमें कॉल करना कि आप ठीक हो, हमें क्योंकि टेंशन रहता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मेरी बात कोई सुनने के लिए राजी नहीं था। उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनको कोई सुनता नहीं था। तो आपको सुना दिया? यस, तो सुना दिया। हाँ, हमने उसको सजेस्ट भी किया कि क्या करना चाहिए, तुम थोड़ी वो बहुत ही अच्छी कुक भी थी, तो हमने उसको सजेस्ट किया कि खाना अच्छा बनाओ, खाओ पियो, हेल्प म्यूजिक सुनो। तो उनको अच्छा लगा कि चलो मुझे ऐसा दोस्त मिल गया जो हमें सुनता है। काउंसलिंग हमें नहीं करने की जरूरत है, मनोवैज्ञानिक कारण हो गया। एग्जैक्टली सर। तो उन्होंने बताया, वो अपने घर गई, अच्छा खाना पकाया, फोटो भी हमें भेजे और वो बहुत ही हैप्पी थी, क्योंकि उनका जो निकालना था, बोलना था, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया। वो अपने पति के साथ अभी खुश है। उन्होंने 2 दिन बाद भी कॉल किया, घर जाने के बाद भी कॉल किया, कांटेक्ट में भी रहती है। वो हमें कहती है कि अगर किसी और को हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं उनको सुनूंगी। तो ऐसी कई वुमेन्स आती है कि जो दूसरों को हेल्प करने के लिए आगे भी आती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो कई लोगों को सपोर्ट करने के लिए आगे आती है। गिरिजा बहन, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आपके भी थोड़े एक्सपीरियंस वगैरह जो भी होंगे वो आप शेयर करिए। हाँ, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है कि कभी ऐसे भी केसेस आ जाते हैं, ऐसे भी किस्से सामने आ जाते हैं कि हम खुद उसमें इन्वॉल्व होके ऐसा लगता है कि ऐसी भी लाइफ है, ऐसे भी लोग जी रहे हैं। अभी की बात करूँ तो एक लड़ी थी, वो दिल्ली से आई थी, उसका शादी यहीं पे हुआ था और फिर शादी हो गई तो दिल्ली से आने में यहाँ पे एक नाइट जैसा तो होता है। तो वो निकले दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों शादी करके, और यहाँ पे आ गए, शाम को आए। फिर लड़की बहुत ज्यादा थकी हुई थी, तो उन्होंने, उसके हस्बैंड ने बोला फिजिकल रिलेशन के लिए, तो वो लड़की ने मना किया कि मैं अभी थकी हुई हूँ, हम करेंगे फिर। पर वो माना ही नहीं कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए और आज ही चाहिए। और ऐसा नहीं था कि वो दोनों अकेले रह रहे थे, उसके सास हाँ, और फिर उसने तो मना कर दिया। फिर भी उसका तो गुस्सा बढ़ता ही गया। फिर उसके हस्बैंड ने उसको इतना पीटा कि वो वहाँ पे खड़ी रहने के लायक नहीं थी। इतनी गंदी तरह से उसे पीटा। फिर वो तो अच्छी थी कि उसने पता नहीं उसको कैसे पता चला कि पुलिस स्टेशन में फोन कर दूं, ऐसी हालत। वो पढ़ी हुई थी? हाँ, पढ़ी लिखी थी, पर पुअर फैमिली से थी। तो उसने फोन जैसे तैसे करके फोन लिया और फोन लेके उसने 100 नंबर पे डायल किया। पुलिस से तो बात कर ही नहीं पाई थी, बस नंबर डायल करके रख दिया। और जो भी हो रहा था वो पुलिस ने सुना कि हाँ ऐसा हो रहा है सब कुछ। तो फिर उसने वो लोकेशन ट्रैक करके पुलिस वहाँ पे पहुंची। हाँ, और फिर उसको रहने के लिए यहाँ पे तो कोई था ही नहीं उसका। तो फिर वो आधी रात को हमारे वहाँ लेके आए कि ऐसा सब कुछ हुआ है। तो हम हमारे वहाँ आई तो हमने पहले उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं थी कि वो खड़ी रह के बात कर सके। ऐसा इतनी गंदी तरह से पीटा था। फिर उसका पूरा जो आँख था वो पूरा लाल हो गया था। रात को 2 बजे आई तो हाथ में मेहंदी थी और पूरी सूटकेस थी। वो तो जैसी भर के आई थी यहाँ पे आ गई। हाँ, और फिर ये सब हो गया। फिर उसके हस्बैंड से बात की तो उसके हस्बैंड ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए।
ऐसा उसने मना कर दिया। फिर हम तो उसे वहाँ कैसे भेज सकते, तो फिर उसकी मम्मी और उसकी बहन से बात की कि आप लोग आके ले जाओ, और आए तो सही, पर उसकी मम्मी और उसकी दीदी वो ऐसा बोलने लगे कि कल ही तेरी शादी हुई है और फिर हम तुझे अभी घर लेके जाएंगे तो हमारे समाज में क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, समाज में हमारी इज्जत क्या रहेगी कि इतने में क्या हो गया, वो सब। वो उसे कन्विंस कर रहे थे कि तू तेरे हस्बैंड के साथ चली जा। ये तो थोड़ी नहीं, आपकी जो बात से ऐसा लगता है, देखिए दो चीज है, या हस्बैंड को भी समझना चाहिए, या जो माता पिता है लड़की के उनको भी समझना चाहिए कि अगर लड़की हमारे पास आके उसका दुख बता रही है तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से, उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, उसको हमदर्दी भी देनी चाहिए, वो भी उनकी फर्ज में आता है। हाँ, आता है, पर वो हमारा कल्चर भी ऐसा है कि शादी हो गई तो ना, फिर भी अभी इसकी जवाबदारी है, वो मारे पीटे जो भी करे तुझे वही पे देना है। वो पढ़ी लिखी थी, रात को आई थी तो उनको एफआईआर करवाना था। अच्छा, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी थी तो एफआईआर, उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो फरियाद करवाने के लिए उसको पुलिस स्टेशन भी लेके गए, लेकिन वहाँ पे घर का मामला है ऐसा करके उन्हें हमारे सेंटर में भेज दिया। तो हमने तो ट्रीटमेंट तो करवाई रात को, उनका मेडिकल सब, एफआईआर नहीं हुई। तो उनसे हमने बात की कि आपने इतना मारा है तो आपने फरियाद क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि मुझे तो एफआईआर करवानी थी लेकिन नहीं की। तो हमने रात को ही पुलिस को फ़ोन किया, पीआई सर से बात की, तो उनको बताया, पीआई सर ने हमें ऐसा बोला कि लड़की को एफआईआर नहीं करवानी है। तो हमने बोला कि लड़की को करवानी है, वो हमें बता रही है। तो वो तो पीआई साहब तो हमें उल्टा ही भड़कने लगे कि घर का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, एफआईआर नहीं, उनको नहीं करवानी। तो मैंने बोला कि उनको तो करवानी है। तो रात को ही हमने डीसीपी सर से फ़ोन किया और बात की कि एक लड़की आई है, ऐसी बात है, तो उनको एफआईआर करवानी है, लेकिन पीआई साहब ना बोल रहे। तो रात को ही डीसीपी साहब ने फ़ोन किया पीआई सर को, और पीआई सर ने हमें रिवर्ट किया कि लड़की को लेने के लिए आ रहे हैं। हमने बोला कि अगर जेंट्स नहीं चाहिए, लड़की को लेने के लिए वुमेन्स आए और लड़की आना चाहे तो आप जा। तो पुलिस आई वापस, ट्रीटमेंट करवा के, हमने तो करवाई दी थी, और बाद में उनको एफआईआर करवा के लिए भेजा। और हम उसके साथ हम भी गए, वैसा ही किया आपने? हम भी गए उनके साथ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वहाँ पे उन्होंने फरियाद करवाई और हम साथ में ही थे। बाद में पुलिस ने एक्शन लिया और सुबह उनके मम्मी भी आ गए हैं, उनको भी हमने काउंसलिंग किया, समझाया कि अगर आपकी बेटी नहीं रहना चाहती है तो आप फोर्स मत करो। और दूसरी बात तो ऐसी है कि पति तो बोल ही नहीं रहा कि मैंने उसको पीटा, और सास ससुर सामने ही थे, लड़की बोल रही थी तो सास ससुर बोल रहे थे कि नहीं वो तो गिर गई है। उनकी तो एक ही जगह पे हमें तीनों से हम पहले हम जानते कि किसी का गलत नहीं करना चाहिए, तो हमने उनसे भी बात की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर दोनों का मामला है, घर का मामला है तो हम सॉर्ट आउट भी करते। लड़की बोलती है तो, लेकिन वो तो स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था कि हमने पीटा। तो ऐसे तो नहीं गिर जाती, ऐसे तो मार नहीं पड़ते, पूरी बॉडी पे नहीं आते हैं। हाँ, ऐसे कई केसेस आते हैं जो हम सखी वन स्टॉप सेंटर में हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सामने वाली लड़की को उसको जैसा न्याय चाहिए ऐसा दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया कोशिश की, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत से पुलिस स्टेशनों में एफआईआर नहीं होती है। अभी बीच में मैंने 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक डीसीपी साहब जो पूरे सिविल ड्रेस में गए पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा मोबाइल खो गया है, अब मेरी फरियाद लिखी है। तो जो सिचुएशन आपकी वही सिचुएशन उसकी हुई थी, फिर मालूम पड़ा कि डीसीपी साहब है नहीं आए, तो फिर सब बात खुली हो गई। तो पुलिस स्टेशनों में इस तरीके से व्यवहार हो रहे, तो हमें भी इस तरीके से जागरूकता रहनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, और किसी को न्याय मिला उस तरीके से भी कोशिश हमारी जारी रखना बहुत ही हमें ज्यादा मालूम ही नहीं है कि पुलिस का काम क्या है और करते क्या है। नहीं, पुलिस का काम तो बहुत कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं, हम जानते हैं, हम खुद अवेयर होंगे तो उसको बोलेंगे कि ऐसा है, तुम्हारी फर्ज है और तुमको एफआईआर लिखनी ही होगी। सही है। पर सभी ऐसा नहीं जानते। पुलिस ने किया, मना किया तो वो मुंह लटका के वापस आ जाते हैं। कई ऐसी डोमेस्टिक वाली वुमेन्स आती है और कई रेप पीड़िता भी आती है। अगर उनके साथ ऐसा रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तो वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पहले तो पुलिस कहते हैं शादी अर्जी लिख लो। तो वो हमारा, अगर किसी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हम उससे बात करते
कि शादी अर्जी क्यों, वो एफआईआर करवाना चाहती है, उनको एफआईआर करवानी है, वो उनको करवानी ही एफआईआर। तो पुलिस से बात की तो वो बता रहे हैं कि ना उनका मामला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, झगड़ा हो गया होगा इसलिए वो। तो वो लड़की बोलती नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं करवाना चाहती हूँ। तो ऐसी कई बातें हैं। पुलिस आज संवेदनशील है, पुलिस है ऐसा नहीं है कि नहीं है। कई पुलिस स्टेशन में महिलाओं के प्रति बहुत ही मान सम्मान से देखा जाता है, लेकिन कई लोगों की वजह से ये पुलिस स्टेशन भी थोड़ा ऐसा आता है। कई गिने चुने लोग ही ऐसा करते हैं, बाकी सपोर्ट तो करते हैं वुमेन्स को, लेकिन वुमेन्स को भी पता होना चाहिए कि हाँ न्याय कैसे लिया जाता है, उनके अधिकार क्या है। हमारे बंधारण ने भी कई अधिकार अनुच्छेद 21 में दिए हैं। तो पहले तो हमें जागरूक होना है, बाद में हम अपने लिए लड़ सकते हैं, दूसरों के लिए लड़ सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, थोड़ा अभी ब्रेक लेते हैं। नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक। जीना इसे कहते हैं। ये कार्यक्रम अभी आगे शुरू करते हैं, उन्हीं की कहानी और इन्हीं की जुबानी। तो मित्तल बहन, मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आता हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें क्या अंतर है और किस तरीके से आप काम को मैनेज करते हैं? सर, पर्सनल लाइफ को मैं, आप मैरिड है कि सिंगल वुमन? सर अभी तो शादी करनी है। जो देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि इससे कौन शादी करेगा। वो पॉजिटिवली आप कह रहे हो, क्योंकि अगर हम समाज में विरुद्ध प्रवाह में जाते हैं, अगर समाज से विरुद्ध, कि हम जो समाज की सोच है उससे अलग है। हम समाज को हेल्प करना चाहते हैं। अगर वुमेन्स के लिए एक बात करते हैं तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे इसके थॉट्स कैसे है, ये तो कैसा सोच रही है। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि बस वुमेन्स ही है, उनको भी है, लेकिन एक लेबल लगा देते हैं लोग। तो इस वो लेबल हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीते हैं। अभी तो जिंदगी आगे बहुत अच्छी जीनी है और हम जीते भी हैं। और पार्ट टाइम में एंकरिंग का भी शौक रखती हूँ। आप जब बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं, मैं पार्ट टाइम एंकरिंग भी करती हूँ। मुझे जो चैनल में, मैं JDBL चैनल से जुड़ी हुई हूँ और एंकरिंग करती हूँ, शो भी करती हूँ। किस तरीके से करते हैं? सर, जब जीना इसी का नाम है, ऐसे भी शो करती हूँ मैं। कई जो आर्टिस्ट है उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, उनका भी इंटरव्यू करती हूँ। कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, कोई इश्यूज है, उन पर हम बात करते हैं। रसोई शो भी करती हूँ JDBL गुजराती से। कैसा माहौल बनता है? क्योंकि आप तो लेडीज है और लेडीज के साथ काम करना है, तो अलग अलग वानगी बनाते हैं, तो आपको भी इच्छा हो जाती है ये काम खाना। नहीं सर, वो बहुत मजेदार लाइफ है हमारी, क्योंकि जब हम काम करते हैं सखी सेंटर में तो 8 कलाक की जॉब होती है और शिफ्ट में काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में भी शिफ्ट होती है, नून की भी होती है और रात की भी शिफ्ट होती है। अभी आप रात की शिफ्ट में? यस, हम नाइट की शिफ्ट में होते हैं, तो दिन में अच्छा काम कर लेते हैं, हमें जो पसंद है वो काम कर लेते हैं। अगर मॉर्निंग की होती है तो 2 बजे के बाद हम फ्री होते हैं, और नून की होती है तो 2 बजे के पहले हम फ्री होते हैं। थोड़ा घर का भी काम कर लेते हैं, अपनी हॉबी को भी न्याय देते हैं, और बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है। सीखते हैं, सिखाते भी हैं, हेल्प भी करते हैं, और हम अपने आप को भी सक्षम करते हैं। बहुत बढ़िया। गिरिजा बहन, आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से और प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से? बहन तो सिंगल है, आप तो शायद मुझे लगता है मैरिड होगी, तो आपको तो बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि समाज इस तरीके से कि लेडीज को उसका हस्बैंड अगर बोले कि भाई आपको बाहर जाना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो मुझे लगता है आपका जो हस्बैंड है आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताइए, क्योंकि उसके बिना आप काम नहीं कर सकती है। तो जरा। मैं एक मैरिड वुमन हूँ और साथ में ये सब काम भी कर लेती हूँ। उसमें ये जॉब जो होती है वो 9 से 5 या 11 से 5 तक होती है। तब तक फैमिली को ठीक लगता है कि चलो रात को तो आ जाएगी। पर जब वो शिफ्ट वाइज होती है तब हमारा घर का काम भी नहीं कर सकते अच्छी तरह से। और ठीक है कि हम 2 लोग अलग रहते हैं तो ऐसी कोई जॉइंट फैमिली में नहीं है। हाँ, पर जब जॉइंट फैमिली में रहती है तब थोड़ी सी आदत दिक्कत होती है कि
सास को बुरा लग जाता है कि काम किए बिना चली गई, क्योंकि हमारी 8 बजे जॉब होती हो तो 8 बजे तो क्या काम करके निकलेंगे, तो फिर वो भी होता है। फिर रात को 8 बजे आते हैं तो 8 बजे के बाद वो रसोई में सब करता है, तो फिर तब भी थोड़ी दिक्कत आती है, पर हस्बैंड साथ में है तो सब मैनेज हो जाता है। मैं आपके साथ से आपकी बात से मैं दोहराना, मेरा भी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब जॉब करता था तब मेरी एज थी 27-28। मेरी मिसेस गवर्नमेंट जॉब करती थी और वो कॉर्पोरेशन में, कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है। मेरी जॉब जो थी वो राजकोट में थी, हम दोनों अलग रहते थे और मार्केटिंग की वजह से मैं 15 दिन के बाद भी आता था घर, या 20 दिन भी लग जाते, कब आते थे मालूम नहीं पड़ता था। और मिसेस जॉइंट फैमिली में रहती थी तो उसको घर का काम करके बच्चे को दूध पिला के सब कुछ करना पड़ता था। तो मेरी जो मम्मी थी वो बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं थी कि बोले तू उसका अलग से व्यवस्था कर। तो मेरी मिसेस ने मेरे कॉरपोरेशन की जो गुड़िया घर है वो मेरे बच्चे को वहाँ रखा और वो वहाँ ले जाती थी। और पहले के समय में आपको मैं बताऊं तो उस टाइम पे खाली बसें मिलती थी, रिक्शा भी बहुत कम मिलती थी। ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कूटर वगैरह भी नहीं था। तो इस तरीके से हमने भी थोड़ा कुछ घर में देखा हुआ है कि मम्मी क्या बोलती है, मगर हमारा काम ये है कि मेरी जो मिसेस है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, और वो सपोर्ट मैं हमेशा करता था। और उसको जो भी पसंद थी वो मैं पसंदीदा काम करता था, उसको सपोर्ट भी काफ़ी किया है। बहुत ही अच्छी बात है सर कि आपने उनको समझा, नहीं समझा और दोनों साथ में काम करते थे, एक दूसरों को रिस्पेक्ट भी करते हैं। मेरे 35 इयर्स हो गए मैरिज के, और दूसरी बात ये है कि मैंने लव मैरिज किया है। तो लव मैरिज तो ज्यादा नहीं सकते ना। नहीं सर, टिकते हैं सर, नहीं सब तो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बराबर है, तो ही लाइफ आगे चल सकती है। और मैंने घर छोड़ा था तो भी हम आज की तारीख में घर के साथ ही रहते थे, और जो भी फैमिली का प्रॉब्लम था तो भी हम साथ में खड़े रहते। अगर मैं नहीं रहता था तो मेरी मिसेस हेल्प करती थी, और मिसेस ने कभी भी हफ्ते या 15 दिन में वो घर पे जाती थी। वो समाज को साथ में रखा। आज भी समाज मेरे को नहीं जानती है, मगर मेरी मिसेस को ज्यादा जानती है। हाँ, नो डाउट मैं समाज में उप प्रमुख बना हूँ, मगर जो काम उन्होंने साथ में लेकर किया है वो उसकी भी मैं क्या बात करूँ, कुछ शब्द ही नहीं है। सर यही बात है कि अगर स्त्री इतना सारा काम एक साथ कर लेती है, हाँ, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो वो डिजर्व करती है वो नहीं मिलता उनको, घर से, परिवार से, समाज से। उन जो काम करती है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा नजरिया बदलना तो चाहिए। 2021 आ रहा है तो हमें सेलिब्रेट तो करते हैं हम, हाँ, हर साल करते, कई संकल्प भी अपने जीवन में करते, तो ऐसा संकल्प भी करना चाहिए कि हमें औरतों के प्रति संवेदनशील रहना है। जो देखने का नजरिया है वो हमें बदलना है, साथ में मिलकर बदलना है। मैं दूसरा एक भी बात बता दूं कि मैं जॉइंट फैमिली में था, तो मैं जब भी आता था तो सैटरडे संडे छुट्टी थी, उसके बाद तो मैं मंडे को मुझे चला जाना पड़ता था। तो मैं ऐसा करता था कि उसको भी टाइम मिले, बाहर जाने के लिए भी मिले, तो मेरी सिस्टर को भेजते थे। तो मैंने क्या किया था, 3-4 दिन की छुट्टी रख देता था, और मैं उसको बोलता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऑफिस जाते वक्त मुझे मिल लेना। फिर हम 3 दिन मैं बाहर होटल में रहता था और 3 दिन हम एंजॉय करते थे कि भाई इसको यहाँ घुमाना, इसको यहाँ घुमाना, इसको यहाँ घुमाना। हमारा भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मेरे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महिलाओं की समस्या जो जेंट्स है वो नहीं समझेंगे तो घरेलू मामले में और घरेलू हिंसा जो अभी लॉकडाउन पीरियड में जो ज्यादा हो गई है, जो पहले जो प्रॉब्लम थे उससे 30 गुना बढ़ गई है, 30%। तो एक मुझे लगता है यही वजह से है कि उसको समझने में नाकाम रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए और इस तरीके से मैरिज लाइफ को आगे ले जानी चाहिए। तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप इतना टाइम भी निकालते हैं, तो आगे आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आपका कोई आइकॉन भी होगा या आपका ड्रीम भी होगा कि किस तरीके से? सर मैंने तो ऐसा सोचा है कि बस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी, हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि हमें भी समाज को देना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें समाज को कुछ अर्पण करना चाहिए। हम साथ में जुड़ेंगे तो आगे ले जाएंगे। जो थॉट्स है हमारे, तो वो भी हमें समाज को अच्छी तरह से पॉजिटिवली भी देना है। मैं 2 बात आपको बताता हूँ
कि समाज के पहले माता पिता आते हैं। हाँ, पहले माता पिता की जवाबदारी पूरी करते हैं, फिर समाज आता है, फिर सोसाइटी के बाद देश आता है, और पूरी जो हमारी लाइफ के अंदर जो कर्ज है वो भी हमें निभाना है। बस पेरेंट्स तो बस लाइफ आगे बढ़ानी है, पॉजिटिवली भी बढ़ानी है। अगर अब तो उम्र हो गई है, शादी भी करनी है, तो ऐसी शादी करनी है, लेकिन ऐसे इंसान से करनी है। आपके माता पिता कैसा सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट आप नहीं, मम्मी और फादर बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। पहले तो मैं मेरी बात कभी लेट हो जाते थे तो बोलते भी होंगे, डांटते भी होंगे। मैं आपकी थोड़ी बात बताना चाहूंगी। मैं रेडियो में काम करती थी, ऑल इंडिया रेडियो में। एंकरिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सीखा भी था। तो रात को जब जाते थे सीखने के लिए या करने के लिए तो देर हो जाती थी, तो पेरेंट्स कहते थे कि कहाँ जा रहे हो। आजू बाजू वाले लोग भी कहते कि लड़की है, जवान है, रात को देर हो रही है, उसको मत जाने दो, हाथ से निकल जाएगी। ऐसी सभी बातें सभी पेरेंट्स करते ही है, और वरीड भी होते हैं, चिंता भी करते हैं। लेकिन मेरा था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मुझे जो स्त्रियां है घर में बंद रहकर, क्वालिफाइड वुमेन्स घर में झाड़ू पोछा लगाकर पूरी जिंदगी निकाल देती, हाउसवाइफ नहीं रहना है, ऐसा नहीं जीना है। इसलिए मैंने संघर्ष तो किया, नहीं आता था वो भी सीखा, व्हीकल नहीं था तो बस में धक्के खा के भी आगे बढ़े। मैं टीवी में एंकरिंग करती हूँ तो मेकअप नहीं आता था तो भी सीखा, किसी और से सीखा। जब इंटरव्यू करते करते जैसे आपने बात शेयर की, ऐसे कई लोगों के साथ जुड़ते गए, उनके जीवन में से अच्छा पॉजिटिव सीखा, तो सीखते सीखते यहाँ पे आ गए हैं। अभी आपको एक अच्छा सवाल पूछ लो सर। आपका जीवन साथी कैसा चुनना चाहेंगे सर? बस यही कि वो थोड़ा हमें उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस तरीके से उसको देखेंगे? सर वुमन की इतनी बड़ी बातें बता दी, लॉ के बारे में भी बता दिया, तो सर वरीड हो गए कि अरे इसका जीवन साथी कैसा होगा। सर मैं ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहूंगी कि जो रिस्पेक्ट करे वुमेन्स की, सपोर्ट करे मुझे, मेरे काम को सपोर्ट करे, मैं उनको काम को सपोर्ट करूं। ऐसा नहीं है कि मैं लेडीज हूँ तो सबका काम, सभी काम इसे ही करना है, वो भी काम करे। पहले तो वो उसका थॉट्स जो है तो अच्छा होना चाहिए। ऐसे तो जब मिलेंगे, बात करेंगे, हम पटेल समाज से आते हैं तो वहाँ पे भी कैसे लोग होते हैं, उनके साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बात करेंगे, बाद में पता चलेगा कि कैसे है। बाद में शादी करूँगी। शादी की तो हमारे समाज में जो लड़की होती है 21 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, शादी करवा को बिहा दो। हाँ, तो अगर उनके जीवन में तकलीफ हो तो पेरेंट्स देखते हैं, लेकिन तेरा पति है, ये है, तो ये थोड़ा नजरिया हमें बदलना है। और शुरुआत मैं करूंगी, शुरुआत मेरे हिसाब से, मेरे जीवन में, मेरे समाज में से मैं ही करूंगी कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी भगवान ने दी है तो अच्छी तरीके से जीने हैं, मुझे पसंद है ऐसा जीवन जीना है मुझे। सही है। तो बहन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप तो मैरिड है, तो आपका जॉब है, इसलिए आपको भी कभी कभी लेट होता होगा, आप कभी कभी समय पर हाजिर भी नहीं होगी, खाना भी नहीं बनाया होगा, तो आपके पति कैसा व्यवहार करते हैं कभी, और आप किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं? कभी कभार वो भी गुस्सा हो जाते हैं, पर बाद में खुद ही मना लेते हैं कि ठीक है चल वो सिचुएशन। आप नहीं मनाते हैं? आपको भी मनाना चाहिए ना। ये बाहर हो रहा है। सही है ना? कैसा होता है, नहीं वो तो अंडरस्टैंडिंग हो गई वगैरह, नहीं वो कैसा होता है कि माहौल ही ऐसा हो जाता है ना, तभी वो गुस्से होते हैं और फिर मैं भी उसको आंसर दूंगी तो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं यार आप साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट हो जाती हूँ, वो बोले तो सुन लेती हूँ, फिर बाद में बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, तो ठीक है। हम दूसरों के घर के झगड़े सुलझा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा पैशन रखना है, हमें भी पता है कि अगर हमसे गलती हो गई, लेट हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो सामने वाला तो रिएक्ट करेगा ही, लेकिन उसको समझना भी हमें जरूरी हो जाए। अगर पेरेंट्स है या भाई है, भाभी है घर में, तो हमें एक दूसरों को समझ कर आगे बढ़ना है। मैं आपको भी दूसरा एंटरटेन के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपको संडे वगैरह छुट्टी मिलती होगी, तो आप महीने में कितनी बार बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या आउटडोर जाते हैं? मीन्स किस तरीके से आप आपका जो दिन है वो गुजारते हैं? एक्चुअली हमारी, क्योंकि आपको भी पूरा दिन काम करते हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए।
एक्चुअली हमारी कोई छुट्टी होती ही नहीं है। अच्छा। वीक में भी नहीं, कोई त्योहार में भी नहीं, कोई छुट्टी ही नहीं होती है। तो फिर कैसे एडजस्ट करना है? वही तो दिक्कत है ना। क्योंकि सोशल वर्क भी है। और मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो उनको भी ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता। उनको भी एक वीक में एक दिन की उनकी छुट्टी होती है, पर मेरी नहीं होती। तो हम दोनों ऐसे मिलते नहीं है और ऐसे बात। और जब मेरी नाइट शिफ्ट होती है ना, तब हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख पाते। ऐसा होता है कि 10 दिन तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। एक घर में रहते हुए भी हम लोग उससे मिलते नहीं। हाँ, तो फिर उनकी छुट्टी होती है, तब मैं ऐसे वैसे करके मैनेज कर लेती हूँ। और फिर हम कभी कभार मंथ में या 2 मंथ में आउटडोर होके आते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि मेरे मम्मी पापा के वहाँ जाना होता है, तो तभी जो मैं घूमने जाती हूँ तो वहाँ जाने का मुझे मौका नहीं मिलता, और वहाँ जाती हूँ तो मैं घूम नहीं पाती हूँ। वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर वो सब कुछ। चलिए, पिक्चर कौन सी देगी? पिक्चर नहीं देख सकते तो कहीं कोई डेस्टिनेशन का नाम बताए कि जहाँ जाके आए हो? हाँ, अभी लॉकडाउन के पहले दिन जाके आए थे। क्या? दीव। बराबर है, ठीक है। मैं मित्तल मैंने आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो अकेले, इसलिए कभी कभी समय मिल जाता हो मैं तो एंजॉय करती हूँ, मूवी देखती हूँ। तो आप आपके दोस्तों के साथ जाते हैं कि मम्मी पापा के साथ जाते हैं? किस तरीके से एंटरटेनमेंट करते हैं? और आप हिंदी मूवीज देखते हैं कि इंग्लिश मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं, या खाने पीने में पिज़्ज़ा वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? आप पूरा खुल के बताइए। सर, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मैं कुकिंग शो भी करती हूँ, तो उसमें भी बहुत सारा टेस्ट करने को मिल जाता है। तो वो भी मेरे लिए एक एंजॉय जैसा ही है। कई लोगों के साथ मिलना, सीखना भी ज़रूरी है। और ऐसे जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो ऐसे हम एंजॉय भी कर लेते हैं। मूवी भी देखना पसंद है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश मूवी भी देख लेते हैं। और फ्रेंड के साथ मिलने का तो लगा रहता है, अगर शिफ्ट वाइज हम जॉब करते हैं। हाँ, मैं एक बात अब बता देती हूँ, सखी वन स्टॉप सेंटर में हम जब वहाँ के काम करते हैं तो वहाँ पे छुट्टी नहीं होती। हमें संडे को भी काम करना पड़ता है, संडे को भी हमारी शिफ्ट होती है, लेकिन हम मैनेज करके हम काम कर लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि हम पैनिक हो गए हैं, थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं, तो फ्रेंड को कॉल करते हैं, मिल लेते हैं, रिवर फ्रंट घूमने आते हैं, कांकरिया घूमने जाते हैं। ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, फिर भी हम बात करते हैं। किसी के साथ बात करना बहुत ही जरूरी है। अभी गाने सुनते हैं, गाने गाने का शौक है, मुझे एंकरिंग का शौक है। गाना वाना सुना दीजिए, या मिमिक्री नहीं, थोड़ा कुछ सुनने का शौक है और एंकरिंग करने का शौक है। हाँ, तो थोड़ा कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कुछ बता दीजिए तो दर्शक मित्रों को भी अच्छा लगेगा कि आप इस तरीके से एंकरिंग करते हैं। अरे बाप रे, वो शो आता है सर। ओके, चलो हम बता देते हैं। आप कोई क्लू दो तो चलो हम आपका ही इंटरव्यू कर लेते हैं। चलो, आज मैं उल्टा, जीना इसी का नाम है। मैं हूँ मित्तल पटेल और आज हम बात करने वाले हैं कि कंसारा साहिब से, कि जो हमारा इंटरव्यू आज करने वाले हैं। सर, आपने हमारा इंटरव्यू किया और ये वुमेन्स के साथ आपने बात की। आपके बारे में हम जानते हैं कि आप रिस्पेक्ट भी करते हैं वुमेन्स की। तो आजकल जो दौर चल रहा है, युवा पीढ़ी है, तो वो युवा पीढ़ी 2021 में आने वाली है। और 2020 की हम बात करें तो कोरोना के सामने हमें बहुत ही सारी दिक्कतें आई, हमारा जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था। तो आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं युवा पीढ़ी को, और यहाँ जो भी जनरेशन है, वो जनरेशन गैप नहीं रहना चाहिए। हर एक माँ बाप को अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह समझना चाहिए, क्योंकि जब तक वो दोस्ती नहीं रहेगी तो जनरेशन गैप हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि अगर बच्चा कहीं भी कुछ भी करता है, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पुत्रवधू भी है, और सब लोग ने हमने एक ही चीज़ की है कि जो भी चीज़ आप बाहर करते हो, आप मेरे सिवा सब लोग जॉब करते हैं, पूरे डिटेल हमको घर पे बता दो, जो भी है बता देने की, ओपनली डिस्कस करने का। मेरी पुत्रवधू मेरी मिसेज से बात कर लेते हैं, मेरे जो लड़के दोनों वो भी मम्मी के साथ बात कर लेते हैं। कोई कभी ऐसा है तो मेरे से भी बात कर लेते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो मेरे से बात कर लेते हैं, मैं सॉल्यूशन ला लेता हूँ। तो जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बात करना बहुत ही। और दूसरा, ओपन माइंडेड रहो जिंदगी में। जब तक आप ओपन माइंडेड नहीं रहोगे तो आपका जो समझने की कोशिश है बच्चों की, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए कि जो माहौल सोशल मीडिया से बदल रहा है, बच्चे जॉब भी करते हैं, कभी कभी छुट्टी लगा के कहीं चले जाते हैं, किसी के साथ घूमते हैं, क्या करते हैं, ये सब देख रेख रखने की जिम्मेदारी पिता को है। तो
आप उसके साथ दोस्ती चारा या भाईचारा रखेंगे, उसके साथ बातें करेंगे तो वो सब आपको बताएंगे। हम उसको पूछेंगे भी सही भी कि आपको किस तरीके से जाना है, क्या करना है, इस एंटरटेनमेंट करना है। मैं आपको समझाऊँ कि मैं खाने के बारे में मैं सिर्फ गुजराती खाता हूँ, मैं पंजाबी भी बहुत कम खाता हूँ। मैं भले बाहर घुमाऊँ, मेरे लड़के लोगों को चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल्स और ये सब चाहिए, मगर वो लोग ये क्या बोलते हैं मालूम है, अगर हम बाहर जाएंगे तो आपको साथ में ही होटल में लेके जाएंगे। तो मैं मिसेज मना कर देते नहीं, मगर बोले कि हमको साथ में ही जाना है तो ही जाते हैं। तो ना मनाते हुए फिर भी हम जाते हैं और पंजाबी में थोड़ा कुछ भी खाना है उनके साथ खा लेते हैं, तो उनका भी मन रख लेते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबको करना चाहिए और इसी तरह से आपका फैमिली प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। आपको देखो, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर जब तक आपका बच्चा जो होता है ना वही बड़ी चीज़ है, वही आपकी संपत्ति है। वो खुश है तो आप खुश है। क्या बात है। जीना इसी का नाम शो में आज हमने उल्टा ही सर का इंटरव्यू कर दिया और जीवन में यही बात बताना चाहते हैं कि हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, कितने भी नामी इंसान हो जाए, कितने सारे संपत्ति भी इकट्ठा कर दे, लेकिन सुकून कहाँ से मिलता है? सुकून किसी और को हेल्प करने से ही मिलता है। वो सुकून जो मिलता है वो हमारे कर्म से ही मिलता है। हम कोई हमें प्यार दे, कोई हमें सम्मान दे, वही हमारी जीवन की पूंजी है, वही हमारे जीवन की मूड़ी है। अगर वो हमें मिल जाए तो कोई कई सारी धन दौलत है या अच्छा खाना है वो हमें सुकून नहीं दे पाता है। तो जीना इसी का नाम शो में आज किरण कंसारा साहब ने हमारा इंटरव्यू कर दिया था और हमने उनका ही इंटरव्यू कर लिया था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रोग्राम को हम थोड़ा अंत की तरफ जाते हैं। मैं आप दोनों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में किस तरीके से दोनों एक वर्ड्स में बोल दीजिए कि 2021 में मैसेज भी दे दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए। मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि 2021 साल है, हमने 2020 को तो जिया ही नहीं, लेकिन 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि अगर जीवन में कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हमें उसके साथ उसके प्रवाह में जीना है, आगे बढ़ना है। और वुमेन्स को भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो पहले तो अपने अधिकार को जाने, अपने आप में कोई ऐसी स्किल डेवलप करें कि जो उनको खुशी मिले, अपनी हॉबी को भी उतना ही न्याय दे। और कई जो दिक्कतें उनके जीवन में आती है, संघर्ष आते हैं, तो कई सारी हेल्पलाइन है, कई सारी बातें हैं जो बताना चाहती है। तो हम तो है ही, सखी वन स्टॉप सेंटर तो है ही, तो खुलकर अपनी ज़िंदगी जिए और दूसरों को भी वो उसको सपोर्ट करें। हाँ मित्तल, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। ये जो आपने बताया कि जीना इसी को कहते हैं, ये कार्यक्रम नहीं है, ये जो कार्यक्रम का टाइटल है जीना इसे कहते हैं। सही बात है सर। तो जीना इसे ही कहते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत सारा अचीवमेंट लेना है, सभी को हेल्प भी करनी है, तो जीना इसे ही कहते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे जो आपका कार्यक्रम है उसमें इन्वाइट भी किया। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक फ्रेंड से अब बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे फ्रेंड है और हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन एक आपका जो ऑरा है, आपने जो बात बताई हमें एक दूसरे के साथ जो शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और फिर से भी हमें बुलाया आपके साथ, इसलिए थोड़ा नजदीक में आया क्योंकि मैं भी ह्यूमन राइट्स चलाता हूँ और मेरे पास भी बहुत से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मुझे किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, महिलाओं के लिए किस तरीके से बातें आती है, पुरुषों के लिए भी आती है, तो ये सब काम मैं करता हूँ। इसलिए मैं आपके साथ एकदम इन्वॉल्व हो गया। और आज की तारीख में जो महिलाएं नहीं जानती है कि 181 क्या है, महिला सी टीम क्या है, पुलिस का क्या काम है, तो वो सब काम आपके द्वारा मैंने दर्शक मित्रों को बताने की कोशिश की। तो मैं भी आपका आभार रहूँगा कि जिस तरीके से प्रोग्राम अच्छा और सक्सेस भी गया। तो आप भी थोड़ा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती, पर इतना बोलना चाहती हूँ कि हाँ, जितने भी देख रहे हो और ज़्यादा से वुमेन्स के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि लोग जो भी कहे, और आपको सशक्त होना है, आपको जागरूक होना है। जो आप जागरूक होगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आप आपके लिए आवाज उठाएंगे। तो बस आप वो 2021 का एक रिजोल्यूशन लेके मैं अब से जागरूक होंगी, अब से मैं मेरा कुछ किसी का करो या ना करो, पर खुद का तो कुछ कर लीजिए बस। और इनवाइट किया इसके लिए थैंक यू सो मच। दर्शक मित्रों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ।
2020 बहुत ख़राब तरीके से गुजर चुका है। 2021 का हम कल से शुरुआत करेंगे। मैं समझता हूँ हर एक आदमी को नई शुरुआत नए ढंग से और अच्छी तरह से करनी चाहिए। आप स्वस्थ रहे और दूसरों का भी ख्याल रखें। मैंने आज महिलाओं से जो यहाँ बैठी हुई उनसे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो लोग भी है, आपके साथ जितने भी लोग हैं, महिला पुरुष है या आप पिता का रोल अदा कर रहे हो या पुत्र का रोल अदा कर रहे हो, उसमें मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हमेशा रखिए, क्योंकि अगर मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो समाज में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। हमने यही भी देखा है कि लॉकडाउन के पीरियड में सामाजिक दूषण इतना बड़ा फैल गया है, तो आज उससे बाहर निकलने के लिए आप इतना मैच्योर हो जाए कि भविष्य में उसका प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद। इस तरीके से विदा लेते हैं। थैंक यू।